इंसान के पास हौसला हो तो गरीबी भी उसके सपनों को रोक नहीं सकती, लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ दें तब सबसे मजबूत इंसान भी अंदर से टूट जाता है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर दी, लेकिन किस्मत ने हर मोड़ पर उसकी परीक्षा ली। क्या उसका संघर्ष रंग लाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा? आइए जानते हैं। सुबह का सुनहरा सूरज अभी पूरी तरह आसमान पर नहीं चढ़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदनपुर की गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही थी। उसी कस्बे की एक टूटी फूटी गली में, जहां बरसों से गरीबी ने अपना डेरा जमा रखा था, एक जर्जर मकान के बाहर बैठा आरव अपनी पुरानी किताबें के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। आरव बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखता था, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा परिवार दिया था जहां दो वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और उसकी मां सावित्री दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर किसी तरह उसे पढ़ा रही थी। आरव अच्छी तरह जानता था कि उसकी मां की झुकी हुई कमर और फटी हुई हथेलियां केवल मेहनत की निशानी नहीं थी, बल्कि उसके सपनों की कीमत थी। दूसरी ओर उसी कस्बे के सबसे संपन्न परिवार की बेटी सिया थी। सिया खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और बेहद समझदार लड़की थी। उसने पहली बार आरव को सरकारी लाइब्रेरी में देखा था, जहां बाकी लड़के लड़कियां हंसी मजाक में समय बिताते थे, वहीं आरव घंटों किताबों में डूबा रहता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। सिया ने आरव की गरीबी नहीं, बल्कि उसकी सोच, मेहनत और ईमानदारी को पसंद किया। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन जब सिया के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला तो मानो घर में भूचाल आ गया। उसके पिता देवेंद्र चौहान, जो इलाके के सबसे बड़े कारोबारियों में गिने जाते थे, उन्होंने साफ कह दिया, एक गरीब लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं हो सकता। लेकिन सिया अपने फैसले पर अडिग रही। उसने कहा, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इंसान की मेहनत और उसका चरित्र हमेशा उसके साथ रहता है। आखिरकार घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। आरव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहा और घर का खर्च चलाने के लिए कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी स्टेशन पर सामान ढोता, तो कभी रात में गोदाम में मजदूरी करता। सिया भी शुरू शुरू में उसका पूरा साथ देती थी। दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, जहां बारिश के दिनों में छत टपकती थी और गर्मियों में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। फिर भी दोनों मुस्कुराते हुए हर मुश्किल का सामना करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लगातार 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल होने के बाद आरव अंदर से टूटने लगा। उधर रघुवीर, जो उनका मकान मालिक था, किराए के लिए रोज दबाव बनाने लगा। राशन वाले ने उधार देना बंद कर दिया और बीमारी के कारण आरव की मां सावित्री भी इस दुनिया को छोड़ गई। माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि आरव के कांधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ गिरा। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत मानो हर रोज उसकी परीक्षा ले रही थी। इसी बीच सिया के मायके वालों ने फिर से उसके जीवन में दखल देना शुरू कर दिया। वे रोज उसे समझाते, कब तक इस नाकाम आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। 8 साल हो गए, ना नौकरी मिली ना सम्मान। शुरुआत में सिया हर बात का जवाब देती रही, लेकिन धीरे धीरे गरीबी, समाज के ताने और भविष्य की चिंता उसके मन में भी जगह बनाने लगी। एक दिन आरव अपनी तैयारी के लिए किताब खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन घर में सिर्फ 150 बचे थे। सिया ने थके हुए स्वर में कहा, आरव अब बस भी करो, हर बार यही कहते हो कि इस बार
चैन हो जाएगा, लेकिन हर बार नतीजा वही आता है। आखिर कब तक? आरव ने शांत आवाज में कहा। बस एक आखिरी कोशिश और कर लेने दो सिया, मुझे खुद पर भरोसा है। लेकिन सिया का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने पहली बार आरव की गरीबी पर सवाल उठा दिया। उसके ये शब्द आरव के दिल पर किसी हथौड़ी की तरह लगे। अगले कुछ महीनों में दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए, कभी पैसों को लेकर, कभी भविष्य को लेकर और कभी समाज की बातों को लेकर। आरव हर बार चुप रह जाता, क्योंकि वह जानता था कि सिया बुरी नहीं है, बल्कि हालात उसे बदल रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सिया के पिता देवेंद्र चौहान अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उनके किराए के घर पहुंचे। उन्होंने आरव का अपमान करते हुए कहा, तुम्हारी औकात मेरी बेटी को खुश रखने की नहीं है। आरव ने चुपचाप सब सह लिया, लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ सावित्री के बारे में अपशब्द कहे तो उसकी आंखों में पहली बार आंसू आ गए। सिया उस दिन कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी आरव को किसी तलवार से भी ज्यादा चुभ रही थी। उसी रात दोनों के बीच ऐसी बहस हुई जिसकी गूंज वर्षों तक उनके जीवन में सुनाई देने वाली थी। सिया ने गुस्से में कहा, मैं थक चुकी हूँ आरव, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ हर दिन सिर्फ संघर्ष हो। आरव ने भारी आवाज में पूछा, तो क्या चाहती हो? सिया ने कहा कांपते हुए होठों से। सिर्फ एक शब्द कहा, तलाक। ये शब्द सुनते ही आरव जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल बिखर गई हो। उसने आखिरी बार सिया की आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। कुछ ही महीनों बाद अदालत में दोनों का तलाक हो गया। जज ने आखिरी बार पूछा, क्या आप दोनों अपने फैसलों पर कायम हैं? तब आरव ने बिना सिर उठाए सिर्फ हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार स्वीकार कर ली है। अदालत से बाहर निकलते समय सिया ने एक बार पीछे मुड़कर आरव को देखा, लेकिन तब तक आरव बिना कुछ कहे भीड़ में कहीं गुम हो चुका था। उस दिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये बिछड़ना सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं, बल्कि किस्मत की लिखी हुई एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो ठीक 8 साल बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल देने वाली थी। तलाक के बाद आरव की जिंदगी में ऐसा सन्नाटा उतर आया मानो किसी ने उसकी सांसें नहीं बल्कि जीने की वजह ही छीन ली हो। अदालत से बाहर निकलते समय उसने आखिरी बार उस सड़क को देखा जहां कभी वह और सिया हाथों में हाथ डालकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखा करते थे, लेकिन आज वही सड़क उसे पूरी तरह वीरान लग रही थी। उसके पास ना अपना घर था, ना कोई सहारा, ना ही ऐसा इंसान जो उसके कंधों पर हाथ रखकर कह सके कि सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम उसने रघुवीर का किराए वाला कमरा भी खाली कर दिया, क्योंकि अब उसके पास किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उसने अपनी बची हुई किताबें, पुराने कपड़े और कुछ जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रखा और शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह बिना किसी मंजिल के बस में बैठ गया। बस जहां जाकर रुकी वहां से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। वह शहर था सुल्तानपुर। हर साल वहां भी दूर दूर से हजारों छात्राएं अपने सपनों को पूरा करने आते थे। आरव ने उसी दिन तय कर लिया कि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, खुद को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया उसकी पहचान उसकी मेहनत और संघर्ष से करे, उसकी गरीबी से नहीं। उसने दिन में एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया और रात को एक गोदाम में माल ढोने लगा। मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद लेकर वह लाइब्रेरी पहुंच जाता और देर रात तक पढ़ाई में डूबा रहता। कई बार भूखे पेट घंटों किताबों के सामने बैठा रहता, लेकिन उसके भीतर जल रही सफलता की आग उसे हार मानने नहीं देती थी। बरसात की रातों में जब उसके किराए के छोटे से कमरे की दीवारों से
पानी टपकता तो वह पूरी रात जागकर अपनी किताबों को भीगने से बचाता रहता। ठंड के मौसम में उसके पास सिर्फ एक पुराना कंबल था, लेकिन वह उसे अपने ऊपर ओढ़ने के बजाय किताबों पर डाल देता ताकि नमी से वह खराब ना हो जाए। धीरे धीरे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दूसरे छात्र उसकी मेहनत और लगन की मिसाल देने लगे। दूसरी तरफ सिया की जिंदगी भी वैसी नहीं रही जैसी उसने कभी सोची थी। तलाक के बाद वह अपने मायके तो लौट आई, लेकिन समाज ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। रिश्तेदार हर समय ताने मारते, लोग उसे ही हर बात का जिम्मेदार ठहराते और उसके पिता देवेंद्र चौहान, जो कभी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे, अब उसके फैसले से बेहद नाराज रहने लगे। कुछ समय बाद देवेंद्र चौहान का कारोबार अचानक भारी घाटे में चला गया। उनके सबसे भरोसेमंद साझेदार ने करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी कर दी। बैंक ने उनकी संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उनका आलीशान बंगला, गाड़ियां और फैक्ट्री सब बिक गए। जो लोग कभी उनके घर के बाहर घंटों इंतजार किया करते थे, वही अब उन्हें पहचानने से भी कतराने लगे। इस गहरे सदमे को देवेंद्र चौहान सह नहीं पाए और कुछ ही महीनों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इलाज के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। उनके निधन के बाद सिया और उसकी मां पूरी तरह अकेली पड़ गई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी, वह इलाज और कर्ज चुकाने में खत्म हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें शहर छोड़कर एक छोटे से गांव रामपुरा के बाहर बने ईंट भट्टे के पास झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। सिया, जिसने कभी अपने हाथों से पानी का गिलास तक नहीं उठाया था, अब सिर पर ईंटों का बोझ उठाकर मजदूरी करने लगी। दोपहर की तपती धूप में उसके नाजुक हाथों पर छाले पड़ गए, लेकिन मजबूरी के आगे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके पैरों में गहरी दरारें पड़ चुकी थी और चेहरे दिन भर की धूल मिट्टी से भर जाता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वह हर तकलीफ हंसकर सह लेती थी। कई बार मजदूरी के दौरान दूसरी महिलाएं उससे पूछती, क्या तुम पहले भी यही काम करती थी? तब सिया सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे देती और अपनी नम होती आंखों को झुकाकर आंसू छिपा लेती। रात को जब वह अपनी बूढ़ी माँ के लिए सूखी रोटियां सेकती तो उसे बार बार आरव की याद सताने लगती। उसे याद आता कि आरव ने कभी उसे भूखा नहीं सोने दिया था, चाहे खुद कितनी ही भूख क्यों ना सहनी पड़ी हो। पहली बार उससे एहसास हुआ कि उसने गरीबी से नहीं बल्कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान से रिश्ता तोड़ दिया था। कई रातों तक वह चुपचाप रोती रही और यही सोचती रही कि अगर उस दिन उसने गुस्से में तलाक का फैसला ना लिया होता तो शायद आज उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती। दूसरी ओर आरव ने अपने दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया था, एक दिन यही दुनिया मेरे संघर्ष को सलाम करेगी। चौथी कोशिश में भी वह इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गया, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय पहले से भी अधिक मेहनत शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, अखबार पढ़ना, नोट्स तैयार करना, मॉक इंटरव्यू देना और देर रात तक पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ। कांपते हाथों से आरव ने अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया और जैसे ही उसकी नज़र सूची में अपने नाम पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खुशी से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वर्षों की भूख, अपमान, अकेलापन और संघर्ष जैसे उसी पल आंसुओं के साथ बह निकल आए। होटल का मालिक, जिसने वर्षों तक उसे मेहनत करते देखा था, दौड़कर आया और उसे गले से लगा लिया। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र खुशी से तालियां बजाने लगे। देखते ही देखते पूरे शहर में खबर फैल गई कि होटल में बर्तन धोने वाला लड़का अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया है। प्रशिक्षण के दौरान भी आरव अपनी ईमानदारी, अनुशासन और तेज निर्णय लेने की क्षमता के कारण
वरिष्ठ अधिकारियों की पहली पसंद बन गया। कुछ वर्षों बाद उसकी पहली बड़ी नियुक्ति जिला अधिकारी यानी डीएम के पद पर हुई। जब उसने अपना नियुक्त पत्र खोला और जिले का नाम पढ़ा तो उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। वह वही जिला था जहां उसने कभी सिया के साथ सुनहरे सपने देखे थे और जहां से उसके टूटे हुए अतीत की शुरुआत हुई थी। आरव ने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद किस्मत अभी मेरी कहानी पूरी करना चाहती है। उसी समय दूसरी ओर उसी जिले के बाहरी इलाके में बने एक पुराने ईंट भट्टे पर धूल और पसीने से लथपथ सिया सिर पर ईंटों की टोकरी उठाए तपती धूप में लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जिले में वह 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रही है, उसी जिले का नया जिला अधिकारी कोई और नहीं बल्कि उसका वही तलाकशुदा पति आरव बन चुका है, जिससे बिछड़े पूरे 8 साल गुजर चुके थे। अब किस्मत दोनों को एक जगह आमने सामने लाने वाली थी, जहां पूरा जिला इंसानियत, पश्चाताप और समय के न्याय का गवाह बनने वाला था। जिले में नए जिलाधिकारी आरव के आने की खबर पूरे प्रशासनिक तंत्र में तेजी से फैल चुकी थी। हर विभाग अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुट गया था, क्योंकि आरव की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बन चुकी थी जो फाइलों से ज्यादा जमीनी सच्चाई पर भरोसा करता था। पदभार संभालने के पहले ही दिन उसने अधिकारियों की लंबी बैठक बुलाई और साफ शब्दों में कहा, मेरे जिले में किसी गरीब की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही से किसी मजदूर, किसान या बेबस इंसान को परेशानी हुई तो कार्रवाई सीधे उसी अधिकारी पर होगी। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि पूरा सभागार कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। अगले ही दिन आरव बिना किसी पूर्व सूचना के जिले के निरीक्षण पर निकल पड़ा। उसने सरकारी अस्पताल का जायजा लिया, राशन की दुकानों की व्यवस्था देखी, स्कूलों में बच्चों से बातचीत की और फिर अचानक उसकी गाड़ी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित हरिपुर गांव के पास बने उस पुराने ईंट भट्टे की ओर मुड़ गई, जहां वर्षों से मजदूर अपमानीय परिस्थितियों में काम करने को मजबूर थे। प्रशासन के बाकी अधिकारी ये देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिला अधिकारी का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें इस निरीक्षण की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। जैसे ही आरव का काफिला ईंट भट्टे के मुख्य द्वार पर पहुंचा, पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। भट्टा मालिक अपने कर्मचारियों पर चिल्लाने लगा कि सब कुछ व्यवस्थित दिखना चाहिए, लेकिन आरव ने किसी की एक ना सुनी। वह सीधे मजदूरों के बीच पहुंच गया और उनकी वास्तविक स्थिति का जायजा लेने लगा। तपती धूप में नंगे पैर काम करती महिलाएं, छोटे छोटे झोपड़ों में रहने वाले परिवार, पीने के साफ पानी की बदहाल व्यवस्था और मजदूरी के नाम पर हो रहे शोषण को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। वह हर मजदूर से अलग अलग बात करने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर सिर पर ईंटों से भरी भारी टोकरी उठाए एक महिला पर पड़ी। धूलसा सना चेहरा, धूप से झुलसी त्वचा, पैरों में टूटी हुई चप्पल और थकान से कांपते कदम। आरव ने उसे एक सामान्य मजदूर समझकर आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन तभी वह महिला अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ी और उसके चेहरे से आंचल हट गया। ये दृश्य देखते ही आरव की सांसें जैसे थम गई। समय और संघर्ष ने उस चेहरे को बदल जरूर दिया था, लेकिन उसे पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। वह सिया थी, वही सिया जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी साथ निभाने का सपना देखा था। वही सिया जिसने 8 साल पहले अदालत में उससे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लिया था। कुछ क्षणों तक आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके साथ आए अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि जिला अधिकारी अचानक इतने भावुक क्यों हो गए। उधर सिया भी धीरे धीरे उठी। उसने सामने खड़े अधिकारी की ओर देखा, लेकिन तेज धूप और आंखों में भरे पसीने की वजह से वह उसे पहचान नहीं सकी।
आरव का मन हुआ कि दौड़कर उसे सहारा दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अब वह सिर्फ आरव नहीं था, पूरे जिले का जिला अधिकारी था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया और सभी मजदूरों को छाया में बैठने के निर्देश दिए। जब डॉक्टर सिया की जांच कर रहा था, तभी पहली बार सिया ने ध्यान से आरव के चेहरे की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे, उसके होंठ सूख गए और आंखें अविश्वास से फैल गई। वह धीमी आवाज में बुदबुदाई, आरव। लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झुका लिया। शर्म, पछतावा और अपराध बोध उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। 8 साल पहले जिसे उसने नाकाम कहकर छोड़ दिया था, वही आज पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ा था, जबकि वह खुद 2 वक्त की रोटी के लिए ईंट ढोने को मजबूर थी। वहां मौजूद किसी भी मजदूर को दोनों के अतीत की कोई जानकारी नहीं थी। आरव ने अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने डॉक्टर से पूछा, इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बताया कि कई दिनों से लगातार मेहनत, कुपोषण और अत्याधुनिक कमजोरी के कारण ये बेहोश हो गई हैं। ये सुनते ही आरव ने तुरंत आदेश दिया कि सभी मजदूरों की मेडिकल जांच कराई जाए और जिनकी हालत गंभीर है उन्हें सरकारी खर्च पर अस्पताल भेजा जाए। इसके बाद उसने भट्टा मालिक से मजदूरी का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया। जांच में सामने आया कि मजदूरों को सरकार द्वारा तय मजदूरी से काफी कम भुगतान किया जा रहा था और कई लोगों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके उनका मेहनताना भी हड़प लिया गया था। ये देखते ही आरव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वही खड़े खड़े श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया और भट्टा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहली बार मजदूरों को महसूस हुआ कि कोई अधिकारी सचमुच उनके अधिकारों के लिए आया है। उधर सिया ये सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने कभी असफल समझकर छोड़ दिया था, वही आज बिना किसी बदले की भावना के सैकड़ों गरीबों की जिंदगी बदलने में लगा हुआ है। आरव ने एक बार भी उसकी ओर ताना मारकर नहीं देखा और ना ही अतीत की कोई बात छेड़ी। यही बात सिया के दिल को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर आरव उसे डांट देता, अपमानित कर देता या उसके फैसले का हिसाब मांगता तो शायद उसका अपराध बोध थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन आरव की खामोशी उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। निरीक्षण समाप्त होने के बाद आरव अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, आरव। 1 मिनट उसके कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। धूल से सनी साड़ी में खड़ी सिया दोनों हाथ जोड़कर रो रही थी। 8 साल बाद पहली बार दोनों की आंखें बिना किसी दीवार के एक दूसरे से मिली। ऐसा लगा जैसे समय उसी पल ठहर गया हो। लेकिन आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक भट्टे के बाहर तेज शोर सुनाई दिया। कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए और चिल्लाने लगे, साहब जल्दी आइए, भट्टे की पुरानी दीवार भर भरा कर गिर गई है, कई मजदूर उसके नीचे दब गए हैं। ये सुनते ही आरव बिजली की गति से घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा और सिया भी अपना सारा दर्द भूलकर उसके पीछे भागी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट दोनों की जिंदगी को एक बार फिर से हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। भट्टे की पुरानी दीवार गिरने की खबर सुनते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा कि कुछ क्षणों तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मजदूर इधर उधर भाग रहे थे, औरतें अपने परिजनों का नाम ले कर रो रही थी और बच्चों की चीखें पूरे माहौल को और भी भयावह बना रही थी। आरव बिना एक पल गवाए
मलबे की ओर दौड़ा। उसके साथ आए पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। आरव ने सबसे पहले अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा और खुद अपने हाथ से ईंट हटानी शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा, सर, ये काम हम कर लेंगे, आप पीछे हट जाइए। लेकिन आरव ने सख्त आवाज में कहा, जब तक आखिरी मजदूर सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाता, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये सुनते ही सभी अधिकारी भी पूरी ताकत के साथ राहत कार्य में जुट गए। उधर सिया भी अपनी थकान और कमजोरी भूलकर मलबा हटाने लगी। उसके हाथ पहले से ही छालों से भरे हुए थे, लेकिन आज उसे अपने दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लगभग 20 मिनट की लगातार मेहनत के बाद एक बुजुर्ग मजदूर को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। पूरा माहौल तालियों और भगवान के जयकारों से गूंज उठा। आरव ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। वहीं खड़े खड़े उसने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर सख्त निर्देश दिए कि किसी भी घायल के इलाज में एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। राहत कार्य पूरा होने के बाद आरव ने पूरे ईंट भट्टे का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि भट्टा मालिक ने सुरक्षा से जुड़े लगभग सभी नियमों की अनदेखी की थी। कई महीनों से जर्जर पड़ी दीवार की मरम्मत तक नहीं कराई गई थी, जबकि मजदूरों को उसी के पास रोज काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन लालच में आकर भट्टा मालिक ने उसकी मरम्मत कभी नहीं कराई थी। आरव ने उसी समय ईंट भट्टे को तत्काल सील करने का आदेश दिया, मालिक की गिरफ्तारी के निर्देश दिए और सभी मजदूरों के लिए सरकारी राहत राशि, अस्थायी आवास तथा वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कराने की घोषणा कर दी। वर्षों बाद मजदूरों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। इसी बीच सिया की बूढ़ी माँ, जो पास ही बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, तेज बुखार और अत्याधुनिक कमजोरी के कारण अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। सिया घबराकर जोर जोर से रोने लगी। आरव ने ये देखा तो बिना एक पल गवाए अपनी सरकारी गाड़ी बुलवाई और किसी भी औपचारिकता का इंतजार किए बिना उन्हें तुरंत जिला अस्पताल भिजवा दिया। उसने डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब देखकर सिया की आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे बार बार 8 साल पहले का वह दिन याद आ रहा था, जब आरव के पास अपनी बीमार माँ सावित्री के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह उसकी मजबूरी को समझने के बजाय उससे दूर चली गई थी। आज वही आरव उसकी माँ के इलाज के लिए पूरी सरकारी व्यवस्था को सक्रिय कर चुका था। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। अस्पताल के बाहर बरामदे में सिया चुपचाप एक बेंच पर बैठी थी। आरव भी अपना निरीक्षण पूरा करके वहीं पहुंचा। कुछ देर तक दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। आखिरकार सिया कांपती हुई आवाज में बोली, आरव, मुझे नहीं पता कि मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उस समय मुझे सिर्फ गरीबी दिखाई दी, तुम्हारा प्यार नहीं। मैंने तुम्हारे टूटे हुए सपनों को समझने की कोशिश नहीं की। अगर उस दिन मैं तुम्हारा साथ देती तो शायद आज मुझे अपनी ही नज़रों से गिरना ना पड़ता। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। आरव कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में भी पुराने दिनों की यादें तैर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही कोई अहंकार। उसने शांत स्वर में कहा, सिया, समय किसी का दुश्मन नहीं होता। इंसान अपने फैसलों से अपनी किस्मत खुद लिखता है। उस दिन जो फैसला तुमने लिया उस समय तुम्हें वही सही लगा होगा। मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे कोई हिसाब लेने नहीं आया हूँ। मैं इस जिले के हर इंसान का जीवन बेहतर बनाने आया हूँ। आरव की बातें सुनकर सिया और भी ज़्यादा रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे? आरव ने कुछ पल आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, माफ़ करने से पहले इंसान को अपने दिल का दर्द ख़त्म करना पड़ता है। मैंने तुमसे कभी
नफरत की ही नहीं, इसलिए माफ़ करने का सवाल भी नहीं उठता। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद फिर पहले जैसे नहीं बन पाते। ये सुनकर सिया ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि आरव के मन में कोई कटुता नहीं थी, लेकिन 8 साल की दूरी और टूटे हुए विश्वास की दरार इतनी आसानी से नहीं भर सकती थी। तभी आरव के सरकारी फ़ोन की घंटी बजी। उसके सचिव ने घबराई हुई आवाज़ में बताया कि जिले में कई वर्षों से करोड़ों रुपयों की सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले एक प्रभावशाली बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और उससे जुड़े कुछ लोग प्रशासन को खुली धमकियां दे रहे हैं। आरव ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कार्रवाई कल सुबह तय समय पर ही होगी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। सिया वहीं खड़ी उसे दूर जाते हुए देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस इंसान को उसने कभी असफल समझकर छोड़ दिया था, वह अब केवल एक सफल अधिकारी नहीं बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही दिन शुरू होने वाली कार्रवाई सिर्फ जिले के सबसे बड़े भ्रष्ट गिरोह का पर्दाफाश नहीं करेगी, बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज भी सामने लाएगी जिसे जानने के बाद आरव और सिया दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय की तीसरी मंजिल पर आरव के कमरे की बत्ती अब भी जल रही थी। सामने फैली फाइलें, नक्शों और सबूतों के बीच बैठा वह लगातार उस बड़े भ्रष्टाचार की कड़ियां जोड़ रहा था जिसकी जड़ें पूरे जिले में फैली हुई थी। ईंट भट्टों पर मजदूरों का शोषण, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, गरीबों के लिए आई योजनाओं का पैसा बीच रास्ते में गायब हो जाना और कई प्रभावशालियों लोगों की मिलीभगत। अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। उसने पूरी रात जागकर हर दस्तावेज की बारीकी से जांच की और सुबह होते ही एक विशेष टीम गठित कर दी। उसी दिन जिले के कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों के यहाँ एक साथ छापेमारी शुरू हुई। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जिन लोगों को वर्षों तक अपनी पहुंच और तत्काल पर घमंड था, वे पहली बार कानून के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। टीवी चैनलों पर, अखबारों में सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ था, ईमानदार डीएम आरव की बड़ी कार्रवाई। दूसरी ओर सिया की दुनिया अभी भी उसी छोटी सी झोपड़ी तक सीमित थी। उसकी माँ अब पहले से कुछ ठीक थी, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाई थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, इसलिए अब सिया पहले से भी अधिक मेहनत करने लगी। वह रोज़ सुबह 4 बजे उठती, अपनी माँ के लिए खाना बनाती, दवा देती और फिर काम की तलाश में निकल जाती। ईंट भट्टा सील हो चुका था, इसलिए कभी उसे किसी निर्माण स्थल पर सीमेंट ढोना पड़ता, कभी खेतों में मजदूरी करनी पड़ती और कभी किसी के घर की साफ सफाई का काम करना पड़ता। उसके हाथों की चमड़ी अब खुरदुरी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत की जगह धैर्य दिखाई देता था। हर दिन उसे आरव की कही हुई बात याद आती, समय किसी का दुश्मन नहीं होता। वह मन ही मन सोचती, काश उस समय मैंने उसके संघर्ष को समझ लिया होता। कई बार वह चुपके से अखबार खरीदती और आरव के बारे में छपी खबरें पढ़ती। जब भी उसकी तस्वीर देखती, उसकी आंखों में गर्व और पछतावा एक साथ उतर आता। उसे खुशी होती कि आरव आखिर अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन सबसे बड़ा दर्द इस बात का था कि उस पूरे सफर में वह उसके साथ नहीं थी। उधर आरव ने कभी सिया से मिलने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। उसने अपने सारे दर्द को लोगों की सेवा में बदल दिया था। वह हर सप्ताह अलग अलग गांवों का दौरा करता, लोगों की समस्याएं सुनता और बिना किसी भेदभाव के न्यायपूर्ण
फैसला करता। धीरे धीरे पूरे जिले में उसकी पहचान एक ऐसे अधिकारी की बन गई जो गरीब के घर में बैठकर उतनी ही सहजता से खाना खा लेता था जितनी सहजता से बड़े अधिकारियों के साथ बैठकों की अध्यक्षता करता था। एक दिन उसके पास सूचना पहुंची कि शहर के बाहरी इलाके में चल रहे एक निर्माण स्थल पर मजदूरों को कई महीनों से मजदूरी नहीं दी गई है। आरव तुरंत वहां पहुंच गया। उसने देखा कि दर्जनों मजदूर कड़ी धूप में काम कर रहे हैं और उनके चेहरों पर बेबसी साफ दिखाई दे रही है। वह एक एक मजदूर से उनकी परेशानी पूछने लगा। तभी उसकी नज़र फिर से सिया पर पड़ी। इस बार वह सिर पर सीमेंट की भारी बोरियां उठाकर काम कर रही थी। आरव कुछ क्षण उसे देखता रहा। सिया ने भी आरव को देखा, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाई। उसने सम्मान पूर्वक दोनों हाथ जोड़ दिए। आरव उसके पास पहुंचा और सामान्य स्वर में पूछा, काम का पैसा समय पर मिल जाता है? सिया ने बिना झिझक सच्चाई बताते हुए कहा, नहीं सर, हमें 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। हम लोग सिर्फ उम्मीद के सहारे काम कर रहे हैं। ये सुनते ही आरव ने तुरंत ठेकेदार को बुलवाया। पहले तो ठेकेदार बहाने बनाने लगा, लेकिन जब आरव ने बैंक रिकॉर्ड और भुगतान रजिस्टर मंगवाए तो पूरा सच सामने आ गया। मजदूरों के नाम पर भुगतान तो हो चुका था, लेकिन वह रकम उनके हाथ तक कभी पहुंची ही नहीं थी। आरव ने वहीं खड़े खड़े ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और सभी मजदूरों का बकाया भुगतान उसी दिन करवाने की व्यवस्था की। जब मजदूरों के हाथ में महीनों की मेहनत की कमाई पहुंची तो कई लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। सिया भी उन्हीं मजदूरों के बीच खड़ी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि एक सच्चा अधिकारी केवल कानून लागू नहीं करता, बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद भी वापस लाता है। शाम को जब वह अपनी झोपड़ी पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी आज तुम बहुत चुप हो। सिया उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, माँ, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने उस इंसान का साथ छोड़ दिया जिसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आज वही पूरे जिले का सहारा बन चुका है और मैं उसके सामने खुद की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। उसकी माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल देता है। शायद भगवान ने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा ताकि तुम अपनी गलती से सीख सको। उधर उसी रात आरव अपने सरकारी आवास की बालकनी में अकेला बैठा था। तेज हवा चल रही थी और दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वर्षों पहले उसने उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मंजिल मिल गई तो घमंड नहीं करूँगा। जिसने मुझे छोड़ा उससे नफरत नहीं करूँगा। जिसने मेरा साथ दिया उसे कभी नहीं भूलूंगा। आरव ने उस पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से डायरी बंद कर दी। उसके मन में अब सिया के लिए कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन खोया हुआ विश्वास अब भी लौट कर नहीं आया था। तभी उसकी निजी सचिव का फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में बताया कि जिले में वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में एक नया गवाह सामने आया है। उसने कुछ ऐसे दस्तावेज दिए हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि 8 साल पहले आरव और सिया के वैवाहिक जीवन के टूटने के पीछे सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश भी थी। ये सुनते ही आरव की आंखों में पहली बार गहरी हैरानी दिखाई दी। उसने तुरंत आदेश दिया कि गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाए और सभी दस्तावेज अगली सुबह सबसे पहले उसके सामने प्रस्तुत किए जाएं। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह सामने आने वाले सच उसके अतीत के हर अधूरे सवाल का जवाब लेकर आएगा और उसी सच के बाद उसकी
तथा सिया की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां फैसला केवल कानून का नहीं बल्कि दिल का भी होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आरव अपने कैबिन में गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। कुछ ही देर बाद पुलिस सुरक्षा के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति को अंदर लाया गया। वह कांपते हाथों से एक पुराना बैग पकड़े हुए था। आरव ने उन्हें सम्मान से कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। बुजुर्ग ने अपना नाम राम स्वरूप बताया। उन्होंने बैग से कुछ पुराने दस्तावेज, बैंक की रसीदें, मोबाइल रिकॉर्डिंग और कई तस्वीरें निकालकर आरव के सामने रख दी। जैसे जैसे आरव उन कागजों को पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते चले गए। उन सबूतों से पता चला कि 8 साल पहले देवेंद्र चौहान के कारोबारी साझेदार राकेश मल्होत्रा ने जानबूझकर उनका व्यापार डुबोने की साजिश रची। उसे मालूम था कि अगर देवेंद्र चौहान आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए तो उनकी सारी संपत्तियां बहुत कम कीमत पर खरीदी जा सकेगी। उसी दौरान उसने अपने कुछ लोगों के जरिए आरव के बारे में झूठी अफवाहें भी फैलवाई कि वह कभी अधिकारी नहीं बन पाएगा, उसने पढ़ाई छोड़ दी है और वह सिया के पैसों पर जीवन बिताना चाहता है। इतना ही नहीं, कुछ फर्जी दस्तावेज भी सिया के परिवार तक पहुंचाए गए जिनसे ये साबित करने की कोशिश की गई कि आरव ने अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी है। लगातार फैलाए गए इन झूठों ने पहले से तनाव में चल रहे रिश्तों को और कमजोर कर दिया। हालांकि तलाक का फैसला सिया ने अपने गुस्से और परिस्थितियों में लिया था, लेकिन ये भी उतना ही सच था कि कई लोगों ने उस रिश्ते को टूटने की दिशा में धकेलने का काम किया था। आरव ने वह रिकॉर्डिंग भी सुनी जिसमें राकेश मल्होत्रा अपने साथियों से कह रहा था, अगर ये गरीब लड़का अधिकारी बन गया तो देवेंद्र चौहान कभी मेरी बात नहीं मानेंगे, पहले उसके परिवार को तोड़ो। ये सुनकर आरव ने गहरी सांस ली। उसके मन में वर्षों से दबे कई सवालों का जवाब आज सामने आ चुका था। उसने तुरंत पुलिस अधीक्षक को बुलाकर पूरे मामले की निरीक्षण, जांच और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह अनजान सिया उस दिन भी हरिपुर गांव के पास सड़क निर्माण स्थल पर मजदूरी कर रही थी। दोपहर की तेज धूप में अचानक एक सरकारी वाहन वहां आकर रुका। मजदूर घबरा गए कि शायद फिर कोई सरकारी जांच होने वाली है, लेकिन इस बार आरव वहां किसी अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान बनकर पहुंचा था। उसने सभी मजदूरों से एक एक करके बात की, उनके काम की परिस्थितियां देखी और तुरंत पीने के साफ पानी, छाया, प्राथमिक उपचार तथा आराम की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लौटते समय उसकी नज़र सिया पर पड़ी। वह चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। आरव कुछ पल उसके सामने रुका और शांत स्वर में बोला, तुम्हारी माँ अब कैसी है? सिया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, अब पहले से काफ़ी बेहतर है। आपकी वजह से उनका इलाज हो पाया। मैं ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। आरव ने सहज भाव से कहा, इसे उपकार मत कहो, ये मेरा कर्तव्य था। ये सुनते ही सिया की आंखें भर आई। उसने हिम्मत जुटाई, कहा, आरव अगर भगवान मुझे एक मौका और दे तो उस दिन मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे साथ भूखी रह लेती, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ती। मैंने तुम्हें नहीं बल्कि खुद को सबसे बड़ी सजा दी है। आरव कुछ क्षण तक मौन खड़ा रहा। उसने सिया की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब ना कोई अहंकार था और ना ही पुराने दिनों वाली जिद। वहाँ सिर्फ संघर्ष, पश्चाताप और आत्मसम्मान की गहरी लकीरें थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख जरूर ली जा सकती है। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। सिया रोते हुए बोली, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि जब भी कभी मुझे याद करो तो एक बुरी इंसान के रूप में मत याद करना। आरव ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें कभी बुरा इंसान नहीं माना। मैंने हमेशा यही सोचा कि कई बार हालात
इंसान से ऐसे फैसले करवा देते हैं जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहता है। दोनों की बातचीत यही समाप्त हो गई, लेकिन उनके दिलों में वर्षों से जमा हुआ बोझ काफी हद तक हल्का हो चुका था। दूसरी ओर पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। राकेश मल्होत्रा और उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने ये साबित कर दिया कि उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए केवल देवेंद्र चौहान को ही बर्बाद नहीं किया था, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी छीन ली थी। पूरे जिले में आरव की निष्पक्ष कार्रवाई की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि ऐसा ईमानदार अधिकारी वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। कुछ दिनों बाद जिला मुख्यालय में गरीब मजदूरों के पुनर्वास और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहां सैकड़ों मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना था। सिया भी अन्य मजदूरों के साथ वहां पहुंची। मंच से आरव ने अपने संबोधन में कहा, गरीबी कभी अपराध नहीं होती, अपराध है कि किसी गरीब का हक छीन लेना। इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, ईमानदारी और मेहनत से होती है। ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यही बातें आरव वर्षों पहले भी कहा करता था, लेकिन उस समय वह उनकी गहराई को समझ नहीं पाई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आरव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मजदूरों ने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में काम किया है, उनके लिए स्थायी आवास, कौशल प्रशिक्षण और सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों की सूची में सिया और उसकी मां का नाम भी शामिल था। जब सिया को ये पता चला तो उसने आसमान की ओर देखा, अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन महसूस किया कि शायद भगवान उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करने और एक बेहतर इंसान बनकर नई शुरुआत करने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन उसी शाम आरव के पास राज्य सरकार का एक आधिकारिक आदेश पहुंचा। उसमें लिखा था कि उनके उत्कृष्ट कार्यों और जनहित में किए गए उल्लेखनीय योगदान देखते हुए उनका तबादला एक बड़े और महत्वपूर्ण जिले में कर दिया गया है तथा उन्हें अगले ही सप्ताह नया कार्यभार संभालना होगा। ये खबर पूरे जिले में कुछ ही घंटों में फैल गई। लोगों के साथ साथ सिया के पैरों तले भी मानो जमीन खिसक गई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या इस बार भी आरव उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, बिना ये जाने कि उसके दिल में आज भी उसके लिए कितना सम्मान और अधूरा स्नेह बाकी है। अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या वह आरव के जाने से पहले अपने मन की सारी बात कह पाएगी, या किस्मत एक बार फिर उनकी कहानी को अधूरा छोड़ देगी। आरव के तबादले की खबर पूरे जिले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जिस अधिकारी ने कुछ ही महीनों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, गरीबों को उनका अधिकार दिलाया और प्रशासन पर लोगों का विश्वास लौटाया, उसके जाने की खबर से हर कोई उदास था। जिला मुख्यालय के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र, हर कोई अपने प्रिय जिलाधिकारी को आखिरी बार विदा करने आया था। दूसरी ओर सिया पूरी रात सो नहीं सकी। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आज भी उसने अपने मन की बात नहीं कही तो शायद पूरी जिंदगी उसे इसी बात का पछतावा रहेगा। सुबह उसने अपनी माँ के चरण छुए। उसकी माँ ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, जिंदगी बार बार दूसरा मौका नहीं देती। अगर तेरे मन में कोई बात है तो आज कह दे, फैसला आरव करेगा, लेकिन तेरे दिल का बोझ जरूर हल्का हो जाएगा। ये सुनते ही सिया की आंखें भर आई। उसने एक सादी सूती साड़ी पहनी और कांपते कदमों से जिला कलेक्टर की ओर चल पड़ी। उधर विदाई समारोह शुरू हो चुका था। मंच पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। लोगों ने आरव को फूलों की मालाओं से लाद दिया, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और विनम्र था। उसने अपने संबोधन में कहा, मैंने इस जिले के लिए जो कुछ किया वह मेरा कर्तव्य था। अगर मेरे
किसी निर्णय से किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है तो वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। याद रखिए, पद हमेशा नहीं रहता, लेकिन इंसानियत हमेशा जीवित रहती है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी भीड़ को चीरती हुई सिया आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। वह मंच के सामने पहुंची और बिना कुछ सोचे आरव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कांपती आवाज में उसने कहा, आरव, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तुम्हारे संघर्ष का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन मैं हालात से डर गई थी। मैंने गरीबी देखकर फैसला लिया और एक सच्चे इंसान को खो दिया। पिछले 8 वर्षों में मैंने हर दिन अपनी गलती की सजा भुगती है। जब मैं धूप में मजदूरी करती थी तब मुझे वो रातें याद आती थी जब तुम मेरे लिए खुद भूखे रहकर भी मुस्कुराते थे। जब मेरी माँ बीमार हुई और तुमने बिना किसी शिकायत के उनका इलाज करवाया, तब मुझे समझ आया कि महान इंसान बनने के लिए अमीर होना नहीं बल्कि दिल का बड़ा होना ज़रूरी होता है। मैं आज तुमसे कोई रिश्ता नहीं मांगती, ना ही अपनी पुरानी जगह वापस चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने दिल में नफरत के साथ याद मत रखना। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नज़र आरव पर थी। आरव धीरे धीरे मंच से नीचे उतरा। उसने कुछ क्षण सिया की ओर देखा। उसके सामने वही स्त्री खड़ी थी जिसने कभी हालात और गुस्से में उससे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर केवल सच्चा पश्चाताप था। आरव ने शांत स्वर में कहा, सिया, अगर मेरे दिल में नफरत होती तो शायद मैं उस दिन तुम्हारी माँ का इलाज कभी नहीं करवाता। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कई बार इंसान से ज़्यादा ताकतवर परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन माफ़ कर देना और पुराने रिश्ते को फिर से जी लेना दोनों अलग बातें हैं। इन 8 वर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने जाना कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने में पूरी ज़िंदगी लग सकती है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम्हारे साहस का भी सम्मान करता हूँ कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे नहीं ले जा सकता। मेरा रास्ता अब उन लाखों लोगों की सेवा का है जिन्हें न्याय और उम्मीद की ज़रूरत है। ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे, मगर इस बार उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। शायद यही मेरी सज़ा भी है और मेरी सबसे बड़ी सीख भी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद करने में लाऊंगी, ताकि किसी और की कहानी मेरी जैसी ना बने। आरव ने आगे बढ़कर उसके जुड़े हुए हाथों को धीरे से नीचे किया और कहा, अपनी गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि इंसान किसी दूसरे की जिंदगी संवार दे। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा जरूर करोगी। इसके बाद आरव ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को बुलाकर निर्देश दिया कि सिया को उसके कौशल के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाए, उसे स्थायी रोजगार उपलब्ध कराए जाए और उसकी मां के इलाज की पूरी व्यवस्था सरकारी योजना के अंतर्गत की जाए। सिया ने तुरंत कहा, नहीं सर, मुझे किसी विशेष सुविधा की जरूरत नहीं है, जो भी मिले नियम के अनुसार मिले। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, यही बदलाव सबसे बड़ी जीत है। कुछ देर बाद आरव अपनी सरकारी गाड़ी की ओर बढ़ा। पूरा जिला उसे विदा करने के लिए खड़ा था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सिया दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। इस बार उसकी आंखों में बिछड़ने का दर्द तो था, लेकिन अपराध बोध का बोझ नहीं था, क्योंकि उसने सच स्वीकार कर लिया था। आरव ने भी गाड़ी की खिड़की से आखिरी बार उस जिले की ओर देखा जहां उसने अपना टूटा हुआ अतीत पीछे छोड़ दिया था और लोगों की दुआओं के रूप में अपनी सबसे बड़ी दौलत पाई थी। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गई जिसने पूरे जिले को ये सिखा दिया कि किसी इंसान की कीमत उसकी गरीबी, असफलता या वर्तमान परिस्थितियों से कभी नहीं
अकनी चाहिए। समय का पहिया जब घूमता है तो किस्मत भी उन्हीं लोगों के सामने सिर झुका देती है जो हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। सिया ने भी अपने जीवन से यही सीखा कि सच्चा प्रेम कभी धन दौलत का मोहताज नहीं होता, बल्कि विश्वास, साथ और धैर्य की मजबूत नींव पर टिकता है। अगर आप आरव की जगह होते तो क्या सिया को दूसरा मौका देते या सिर्फ माफ करके अपनी राह चुनते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए इस कहानी का सबसे भावुक पल आपको कौन सा लगा और क्यों? आपका एक कमेंट किसी की सोच बदल सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।